तो ये लिखना, ग्राफ ऑफ साई आर कॉमा साई आर का स्क्वायर कॉमा 4 पाई r² साई आर का स्क्वायर वर्सेस रेडियस, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कोई भी एस शेल के लिए, ठीक है, कोई भी एस शेल के लिए आप कैसे बनाओगे। सबसे फर्स्ट, अगर सपोज आपको 1s दिया है, 1s में आपको पता है s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं l के वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे l का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 0 एंगुलर नोड रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियल नोड। ओके, अब रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। कैलकुलेट करने पे ये भी 0 आ रहा है। ओके, अब एस शेल के लिए पर्टिकुलरली क्या है, स्पेशली इस पे ध्यान देना। देखो ये दो ग्राफ्स पे, दैट इज पहला है साई आर का ग्राफ, दूसरा है साई आर स्क्वायर का ग्राफ। ये दोनों कहां से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है कोई भी एस शेल के लिए। ठीक है, और ये कहां पे जाएगा, 0 तक जाएगा लेकिन 0 टच नहीं होगा। सेम ये ग्राफ भी 0 तक जाएगा लेकिन 0 टच नहीं होगा, क्योंकि इधर कोई रेडियल नोड नहीं है। नेक्स्ट आता है 4 पाई r² सिग्मा आर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे रहेगा, इसका ग्राफ स्टार्ट होएगा 0 से, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जाएगा और फिर वापस ये नियरली 0 तक जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 0.53 एम्स। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे हम लोग का आर आएगा, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सपोज आपको बोला है 3s, 3s के लिए बनाने बोला है। आपको पता है s के लिए एंगुलर नोड जो रहेगा, दैट इज l का वैल्यू s के लिए 0 रहता है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स विल बी 0। रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला है, अब यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स आ रहा है। अब 2 रेडियल नोड्स का मतलब क्या है, चलो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ओके, अब रेडियल नोड्स कैसे दिखेगा। सबसे पहले चीज एस, एस का मतलब क्या रहेगा, इसका साई आर और साई स्क्वायर आर का जो ग्राफ रहेगा, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होएगा। 2 रेडियल नोड है, इसका मतलब ये 0 से नेगेटिव जाएगा और फिर नेगेटिव से वापस ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, क्योंकि साई आर का वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, 0 एज वेल एज नेगेटिव। तो इधर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे 2 रेडियल नोड है, तो रेडियल नोड्स बोलते हैं। वैसे साई आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो ये जो वैल्यू है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स है, 2 रेडियल नोड्स। चलो अब इसके बाद 4 पाई r² सिग्मा r² का ग्राफ बनाना है। तो ये तो ऑफकोर्स कहां से स्टार्ट होएगा, 0 से, पहले मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा। ये अभी क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा।
यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दो नोड्स है, एक इधर एंड दूसरा इधर, ये दो रेडियल नोड्स। पी और डी शेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पी और डी। एफ का यूजुअली पूछते नहीं एग्जाम में। चलो पी और डी के लिए, अब सपोज आपको बोला है 2p का बनाने या 3d का बनाने। अब 2p और 3d में सबसे पहले अगर एंगुलर नोड का कैलकुलेशन करेगा तो यहाँ पे l का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 एंगुलर नोड प्रेजेंट है। रेडियल नोड का फॉर्मूला इज n माइनस l माइनस 1। n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, l का वैल्यू 1 माइनस 1, तो रेडियल नोड है 0। वैसे अगर 3d के लिए कैलकुलेट करना है एंगुलर नोड, तो ये रहेगा l इक्वल टू 2 रहता है d के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे दो एंगुलर नोड्स है। अगर रेडियल नोड कैलकुलेट करना है तो ये रहेगा n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये भी कितना आ रहा है 0। ओके, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ऑफकोर्स तीन ही ग्राफ है। सबसे पहले है साई आर का ग्राफ, सेकेंड जो ग्राफ है साई आर स्क्वायर का ग्राफ है, थर्ड जो ग्राफ है ये 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर का ग्राफ है। अब ध्यान देना, जब एस शेल था मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, जब पी और डी शेल रहेगा ये मिनिमम से स्टार्ट होएगा, लेकिन इसका वैल्यू कभी जीरो टच नहीं होगा। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है। साई आर स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ सिमिलर दिखेगा लेकिन जीरो टच नहीं करेगा। इसका ग्राफ भी सिमिलर दिखेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा। वैसे अगर सपोज आपको बोला गया है सपोज 4p या सपोज 5d बनाने, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एंगुलर नोड्स तो ठीक है निकाल सकते हो। इन दोनों में रेडियल नोड्स कितना आएगा, दोनों में रेडियल नोड्स आएगा 2। अब जरा कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, अब ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो। सपोज आपने बनाया साई आर का ग्राफ, जीरो से स्टार्ट होएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है इसीलिए ग्राफ के नीचे जाएगा, वापस ग्राफ के ऊपर आएगा, तो ये देख सकते हो इसका वैल्यू 2 बार जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे दो रेडियल नोड्स रहेगा। ओके, अगर आपने साई आर स्क्वायर का ग्राफ बनाया, मैक्सिमम पे जाएगा, जीरो टच करेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि साई आर स्क्वायर का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे दो रेडियल नोड्स है। नेक्स्ट है 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर का ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा और इंक्रीज होएगा और बढ़ेगा। ठीक है, दो रेडियल नोड से तीसरे बार वो जीरो पे टच नहीं करता। हेडिंग डालो, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में एक है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है एंड इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसका शेप कैसे रहेगा, स्फेरिकल शेप रहता है। स्फेरिकल शेप रहेगा, नो एंगुलर नोड।
तो ये हो गया s ऑर्बिटल का शेप। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। इसका मतलब है इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन है? सबसे फर्स्ट है, एक है, अगर ये x एक्सिस में रहेगा तो ये रहेगा px। अगर सपोज ये y एक्सिस में रहेगा तो ये ऑर्बिटल का नाम रहेगा py। अगर ये z एक्सिस में रहेगा तो इसका नाम रहेंगे हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्सिस है। मतलब pz पे आपको इलेक्ट्रॉन z एक्सिस पे मिलेगा। ओके, इसका एंगुलर नोड क्या रहेगा? x एक्सिस है, तो एंगुलर नोड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता रहना चाहिए p का l वैल्यू इज व्हाट 1 है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही एंगुलर नोड रहेगा। x एक्सिस है तो वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा? yz पे। y एक्सिस रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा xz पे। z एक्सिस रहेगा तो वो प्रेजेंट रहेगा xy पे। एंगुलर नोड का मतलब क्या है? नोड एक ऐसा जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। चलो नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। इसका मतलब इसमें रहेगा 5 ऑर्बिटल। अब ये 5 ऑर्बिटल, एक तो है dxy, dyz, dzx। ओके, पहले चीज तो xy है, इसका मतलब xy एक्सिस बना लो। यहाँ पे भी, लेकिन इधर yz एक्सिस बनाओगे तो ये y आएगा और ये z एक्सिस आएगा। और यहाँ पे zx रहेगा। ओके, अब इधर नेक्स्ट वाला है d, x स्क्वायर y स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे भी आप एक्स वाई एक्सिस ही बनाओगे, लेकिन यहाँ पे ये एक्स के एक्सिस पे रहेगा। पिछले बार आपने प्लेन में बनाया था, इस बार आप एक्सिस पे बनाओगे। एंड लास्ट है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप डोनट शेप बोलते हैं इसको। ऑफकोर्स डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब ये जेड एक्सिस पे रहेगा एंड यहाँ पे एक रिंग रहता है। सैटर्न का कैसा रिंग है वैसे यहाँ पे रिंग। ओके, अब डी ऑर्बिटल है, मतलब इसका जो एल का वैल्यू रहेगा ये 2 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 एंगुलर नोड प्रेजेंट है। तो एक्स वाई लिखा रहेगा तो इसका एंगुलर नोड प्रेजेंट रहेगा वाई जेड और जेड एक्स पे। वाई जेड लिखा है, इसका मतलब इसका जो एंगुलर नोड रहेगा ये एक्स वाई एंड जेड एक्स पे रहेगा। जेड एक्स लिखा है, इसका मतलब इसका एंगुलर नोड प्रेजेंट रहेगा एक्स वाई और वाई जेड पे। तो 2 एंगुलर नोड्स। अब इसके लिए जो एंगुलर नोड प्रेजेंट रहेगा ये 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। ऐसे 2 एंगुलर नोड्स रहेंगे जो रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y इक्वल टू मॉड x। सिमिलरली ये लाइन को भी आप y इक्वल टू मॉड x लिखोगे। तो यहाँ पे 2 एंगुलर नोड्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन। अब इधर जो एंगुलर नोड प्रेजेंट रहेगा ये कॉनिकल शेप में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इधर लिखोगे टू कॉनिकल नोड। नेक्स्ट डालो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं उसका आपको आइडिया देता हूं। सबसे पहले आता है 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। ये 7p सबसे लास्ट रहेगा। अब इसका ऑर्डर कैसा है भरने का ये देखना जरा। पहले आप किसको भरोगे 1s को, फिर आप नेक्स्ट किसको भरोगे 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d, 4p, फिर 5s, फिर आएगा 4d, 5p, 6s, फिर आएगा 4f, 5d, 6p, 7s, फिर आएगा 4f, सॉरी 5f, 6d, 7। ओके, तो मैं तो साइड में ऑर्डर लिखता हूं। सबसे पहले आप भरोगे 1s, उसके बाद आएगा 2s, 2p के बाद फिर भरोगे 3s, 3s के बाद भरोगे 3p, फिर 4s, 4s के बाद आएगा 3d, 4p, फिर आएगा 5s, फिर आने वाला है 4d, 5p, फिर आएगा 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 7s के बाद आप भरोगे 5f, 6d और 7p। याद रखना s में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, p में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, d में आप 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, f में 14 इलेक्ट्रॉन। एक और एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे ये ना आपका p ऑर्बिटल इधर लिख सकते हो as p orbital gets complete, क्या होता है एक न्यू पीरियड स्टार्ट होता है। और न्यू पीरियड जैसे कि इधर देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि आपने 1s भरा, फर्स्ट शेल कंप्लीट मतलब फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होता है। 2s और 2p भर दिया, ठीक है, 2s और 2p अगर आपने भर दिया तो हो जाएगा सेकेंड पीरियड। फिर 3s 3p आपने भर दिया तो हो जाएगा थर्ड पीरियड। फिर 4s, फिर आएगा 3d, 4p, एक सेकंड में डिफरेंट कलर यूज करता हूं, 4s, 3d और 4p, फोर्थ पीरियड कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद 5s, 4d और 5p, फिफ्थ और मतलब फिफ्थ पीरियड कंप्लीट होएगा। फिर 6s, 4f, 5d और 6p, सिक्स पीरियड कंप्लीट होएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, चलो एक कौन सा कलर यूज करो, 7s, 5f, 6d, 7p, पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट अप हो जाता है। 118 एलिमेंट्स को आप ये ऑर्डर में आप भर देते हो। तो याद रखना जैसे ही आपका p ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है आपका वो पीरियड खत्म होता है। पीरियड खत्म होने का मतलब क्या है,
या पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 7 पीरियड रहते हैं, सबसे ऊपर 1, फिर 2, 3, 4, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज है इसको आप पीरियड बोलते हैं। याद रखना इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड में भी आप 8 एलिमेंट्स भर सकते हो, फोर्थ में आप 18 एलिमेंट्स भर सकते हो, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में यू कैन फिल 32 एलिमेंट्स, सेवेंथ में आप भर सकते हो 32 एलिमेंट। अब कैसे? यहाँ पे सिर्फ 2 एस का एलिमेंट्स रहेगा, यहाँ पे 2 एस का एलिमेंट्स, 6 पी का एलिमेंट भर सकते हो, इधर भी 2 एस का एलिमेंट्स और 6 पी का एलिमेंट, इधर 2 एस 10 डी का एलिमेंट्स और 6 पी का एलिमेंट भर सकते हो, इधर भी सेम 2 एस 10 डी का एलिमेंट और 6 पी का एलिमेंट, 32 में 2 एस 10 डी 14 एफ और 6 पी, सेम 2 एस 10 डी का एलिमेंट 14 एफ और 6। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वांटम नंबर्स लिखना, क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से। ये साइज एंड एनर्जी बताएगा कोई ऑर्बिटल का, ठीक है। सबसे पहले बस इतना ही लिख लो, ज्यादा लिखने में। सेकंड जो है इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट करते एल से। मेन जो बात आपको याद रखना है, n का वैल्यू हमेशा l से ज्यादा रहता है, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। s के लिए, p के लिए, d और f के लिए l का वैल्यू रहेगा 0, 1, 2 और 3। फिर थर्ड जो है एजीम्यूथल के बाद, थर्ड इज मैग्नेटिक स्पिन नंबर भी बोलते हो या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हो, इसको आप m के साथ रिप्रेजेंट करते हो। याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से लेके 0 से लेके +l तक का सारे वैल्यूज लेते हैं। ये हमें बताता क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं, तो इसका हमें आइडिया देता है यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s में रहता है 1 ऑर्बिटल, p में रहता है 3 ऑर्बिटल, d में रहेगा 5 ऑर्बिटल और f में रहेगा 7 ऑर्बिटल। नेक्स्ट फोर्थ है, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो s के साथ। इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज रहते हैं, +12 -12, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं रहता है। ये हमें क्या बताता है, ऑल ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बस इससे ज्यादा नहीं।
यहाँ तक लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका वैल्यू हमेशा h/4 से ज्यादा रहना चाहिए। अगर मैंने क्या किया, मोमेंटम के बदले मास इंटू वेलोसिटी लिखा, तो ये फॉर्मूला कैसे होएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। मास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो दूसरे साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये आपको देगा फोर्स। सेम इसका वैल्यू भी h/4 से ज्यादा रहना चाहिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आपको देगा अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग आउट एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बता रहा है कि वेवलेंथ अगर आपको ढूंढना है तो ये रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन पी। पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। ये इक्वल टू रहेगा, अगर आपने इससे मास से मल्टीप्लाई किया और वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। वैसे अगर काइनेटिक एनर्जी के बदले आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा 2 इंटू एम इंटू यहाँ पे आएगा चार्ज इंटू वोल्टेज। सपोज आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 150 अपॉन वोल्टेज। जो भी आंसर आएगा ये आएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हर एक टर्म का इधर एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपको एग्जाम में पूछा गया है बोर रेडियस फाइंड आउट करने फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आप क्या कर सकते हो, बोर रेडियस का जो भी सर्कमफ्रेंस रहेगा ये इक्वल टू रहेगा n इंटू लैम्डा, जहां पे n आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ वेव्स बताएगा।